आज के इस वीडियो में हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट कल हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। सेम उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। चलिए इसको देखते हैं और सबसे पहले वही एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो एक एग्जांपल अगर हम ले ले लीनियर इक्वेशन टाइप का, सपोज द लीनियर इक्वेशन a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल टू 0। एंड क्योंकि क्वेश्चन में आपको इसी टाइप का लीनियर इक्वेशन देगा, इसीलिए हम लीनियर इक्वेशन को ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं और इसी के थ्रू फिर हम इसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये भी 0 हो जाएगा। एंड a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड यहाँ से अगर हम मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो ए का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 एंड a31 a32 a33। बी का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें, अगर एक्स का देख लें तो एक्स का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा x1 x2 x3। एंड यहाँ से अगर हम बी का वैल्यू देखें या फिर जीरो, डायरेक्ट हम यहाँ पे 0 0 0 भी कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये हमारा 3/3 के ऑर्डर में है, ये हमारा 3/1 के ऑर्डर में है, ये भी हमारे पास 3/1 के ऑर्डर में है। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो क्या अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को द एबव इक्वेशन कैन बी रिटेन इन सिंगल मैट्रिक्स, अगर हम इसको एक सिंगल मैट्रिक्स में अगर लिखना चाहें तो क्या हम इसको ax इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? राइट, ax इज इक्वल टू 0 इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब ax इज इक्वल टू 0 होगा तो दिस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट सिंस x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 एंड x3 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो x का वैल्यू है ना, ये वाला x का जो वैल्यू है, ये पूरा x इज इक्वल टू 0 0 0 अगर होगा तब जाके ये कंसिस्टेंट होगा। ऑलवेज कंसिस्टेंट सिंस x1 x2 x3 आर 0। राइट, और इसको हम एक ट्राइवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये जब 0 0 होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो ये चीज यहाँ पे बेसिकली दिया गया है। तो यहाँ पे भी आपको अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी केस 3, हमें पिछले बार हमने केवल 2 केस देखे थे, यहाँ पे हमें केस 3 देखना है। तो पहले केस की अगर हम बात करें तो इफ r इज इक्वल टू n, देयर विल बी ट्राइवियल सॉल्यूशन सो दैट यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 0 और x3 इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर सपोज केस 2 की बात करें, अगर हम केस 2 की बात करें तो केस 2 में क्या हो जाएगा? इफ r लेस देन n, अगर r का वैल्यू n से छोटा हो जाए, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे ये अगर हम देखें, अगर r का वैल्यू n से छोटा हो जाए तो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम केस 3 की बात करें, और अभी हम होमोजीनियस पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने नॉन होमोजीनियस पढ़ लिया है, तो यहाँ अगर इफ r लेस देन और इक्वल m लेस देन n, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब हमारे पास ये स्मॉल होगा, मतलब ये कि r स्मॉल देन n, तो इसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन जब ये r लेस देन और इक्वल m लेस देन n ऐसा होगा तो इसको हम इनफाइनाइट तो बोलेंगे, बट नो ट्राइवियल सॉल्यूशन के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके थ्रू हम और भी अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे। तो क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है, सॉल्व x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में। अब हमारे पे यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। राइट, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ये हमारे HLA चल रहा है। तो इससे पहले हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन देखा था और अभी हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये 3 दिया है इक्वेशन, अगर यहाँ से हम मैट्रिक्स ए का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 1 1
1 minus 1 1 and 1 2 minus 1 1 2 minus 1 and 2 1 3 2 1 3। तो ये हमारे पास आप देख सकते हो ये हमारे पास a का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, सपोज कि यहाँ पे हम कौन सा कर लेते हैं, अप्लाइंग R2 के जगह पे अगर हम R इसको जीरो करना है तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 करना होगा। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। एंड अगर R3 के जगह पे अगर इस दो वाले को अगर जीरो करना है तो हम लिख सकते हैं कि R3 माइनस टू R1। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 1 तो सेम रहेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये हमारे पास 3 हो जाएगा और ये फिर -2 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये जीरो हो जाएगा, ये हमारे पास 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब यहाँ से फिर से अगर हम R3 के जगह पे अगर R3 वाले को इन दोनों को अगर हमें जीरो करना है, मतलब कि R3 टेंस टू R3 माइनस R2 अगर हम कर दें तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा जीरो हो जाएगा। मतलब कि अब हमारे पास जो वैल्यू आया ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 1 एंड 0 3 माइनस 2 और ये हो जाएगा 0 0 एंड 3। राइट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब ये जो बीच वाला यहाँ पे 3 दिख रहा है इसको हमें 1 बनाना है। तो जब इसको 1 बनाना है तो एक चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर हम R2 टेंस टू R2 डिवाइडेड बाई 3 कर ले एंड R3 ये वाले पोर्शन को भी अगर हमें 1 बनाना है, मतलब R3 टेंस टू R3 डिवाइडेड बाई 3 कर ले तो ये हमारे पास हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप भी मेरे साथ बनाते चलो और बेसिकली नोट्स तो प्रोवाइड है आपके पास तो उससे भी आप देख सकते हो। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 एंड 0 1 माइनस 2 बाई 3 एंड 0 0 1। ये हमारे पास वैल्यू हो गया। तो यहां से अगर हम रैंक देखें तो ये हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए का वैल्यू हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जीरो नहीं आ रहा है, मतलब कि ये हमारे पास 3 ऑर्डर का यहाँ पे रैंक हो गया, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो रैंक है वो भी 3 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए देयर विल बी ट्राइवियल सॉल्यूशन, क्योंकि अभी तो हमने देखा था, अभी जो कंडीशन हमने देखा था तो ये कंडीशन जहां भी सेटिस्फाई होता है वहां पे हम बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास ट्राइवियल सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आपके पास कंडीशन जो अभी हमने 3 कंडीशन देखे थे केस 1 केस 2 केस 3 उसके टर्म पे यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है वो हमारे पास ट्राइवियल सॉल्यूशन है। तो जब ट्राइवियल सॉल्यूशन है और इक्वेशन है और ट्राइवियल सॉल्यूशन, देन अगर हम x1 x2 x3 का वैल्यू निकालना चाहे तो ये जीरो हो जाएगा, सारा चीज यहाँ पे मामला जीरो हो जाएगा। मतलब x1 इज इक्वल टू जीरो, x2 इज इक्वल टू जीरो, x3 इज इक्वल टू जीरो। अब बेसिकली मैं आपको अगर बता दूं कि ये हमारा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो आपको मैंने अभी केस 1 में बताया था कि अगर r इज इक्वल टू n हो जाए, मतलब जो हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही सेम हमारे पास रैंक आ जाए, तो ये भी n का वैल्यू भी 3 था और r का वैल्यू भी हमारे पास 3 हो गया, मतलब ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो ये हमारे पास ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे हम x1 x2 x3 तीनों के वैल्यू को हम जीरो मान लेते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो जीरो आ गया और ये क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ था, बट अगर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की बात किया जाए तो ये बहुत ही इजी है और ये बहुत ही इजी वे में इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब अगर एक और क्वेश्चन देख ले, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को ऐसा होगा जो थोड़ा सा डाउट होगा, कुछ ना कुछ तो डाउट बचा होगा, तो एक और चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू हम इसको और भी अच्छे से समझ लेंगे। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z is equal to lambda x and 3x plus y plus 2z is equal to lambda y and zx plus 3y प्लस z इज इक्वल टू लेमडा z। ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गया।
हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन, फाइंड द रियल वैल्यू, क्या बोल रहा है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन इतना हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन। ये पहले से ही बोल रहा है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है और हमें रियल वैल्यू, ए का रियल वैल्यू यहाँ पे पता करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छी। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये जो वैल्यू है गिवन सिंबल ऑफ इक्वेशन में भी रिटेन एज, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो हम इसको इस साइड अगर कर ले लेफ्ट साइड में, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 1 - λx प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 1 - λy प्लस 2z इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 1 - λz इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो बेसिकली ये जो हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशन दिया था ये हमारे पास सही नहीं था, लेकिन ये जो लीनियर इक्वेशन हमने निकाला ये बिल्कुल सही है। और यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकालें, मतलब ए का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - λ, फिर यहाँ 2 3 3 1 - λ एंड 2, और ये हो जाएगा 2 3 एंड 1 - λ। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर हम यहाँ पे देखें देयर नंबर ऑफ अननोन आर 3, तीन यहाँ नंबर ऐसे हैं जो अननोन है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर फर्स्ट रो में बात करें या फिर फर्स्ट कॉलम में बोल दो तो 1 - λ के जगह पे जो लेमडा है उसका वैल्यू हमें पता नहीं है। फिर यहाँ सेकंड में भी बात करें तो लेमडा का वैल्यू हमें पता नहीं है। इस तरीके से तीन अननोन नंबर हमें दिया गया है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नॉन जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रैंक आएगा वो 3 से छोटा होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है जब हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो वहीं पे मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा कंडीशन हो कि नॉन जीरो हो तो मतलब कि वो रैंक छोटा होगा। ठीक है, जो मेन रैंक है, जो मेन ऑर्डर है उससे छोटा होगा रैंक, तभी ये नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा। तो जब ये नॉन जीरो सॉल्यूशन यहाँ पे आ रहा है मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रैंक आएगा, अभी तो हमें रैंक के बारे में पता नहीं है, लेकिन जब भी रैंक आएगा वो मेन जो ऑर्डर होता है उससे छोटा ही होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट मीन्स मोड ए इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेशन ए इज इक्वल टू 0। जब हम इसका डिटर्मिनेशन निकालते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 - λ 2 3 एंड 3 1 - λ 2 2 3 1 - λ, और ये वैल्यू 0 के इक्वल होगा। अब हम यहाँ से देख सकते हो कि जब हम ऑपरेशन यहाँ पे लगाते हैं, कौन सा पहला ऑपरेशन, सपोज कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर हम लगाते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 6 - λ 6 - λ एंड 6 - λ 3 1 - λ 2 2 3 1 - λ इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे सपोज कि 6 - λ ये तीनों में है, तो इन तीनों को अगर हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 - λ एंड ये हो जाएगा 1 1 1 3 1 - λ एंड 2 2 3 1 - λ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम कॉमन वाला अगर ऑपरेशन लगाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर C2 के जगह पे लगाए C2 टेंस टू C2 - C1 एंड अगर हम यहाँ पे C3 के जगह पे लगाए तो ये हो जाएगा C3 - C1। तो इसको चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर में ही लिख लेता हूँ फिर हम अगले पेज की ओर चलेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 - λ एंड ये 1 3 2 रहेगा। C2 के जगह पे क्या करना है, C2 - C1, तो ये 0 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा -2 -λ एंड यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, राइट। उसके बाद C3 के जगह पे हम क्या रखेंगे, C3 - C1, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा एंड ये हमारे पास -1 -λ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू हो गया। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये तो दो जीरो है, मतलब इसको अगर हम केवल लेके चलते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 6 - λ एंड 1, ये हमारे पास हो जाएगा -2 -λ इंटू -1 -λ और ये +1 हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या हो जाएगा हमारे पास 6 - λ 2 + λ एंड 1 + λ +1 = 0। तो 6 - λ एंड λ² + 3λ + 3 = 0। यहाँ से अगर हम लेमडा का वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 ± √9 - 12 / 2। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करना चाहें तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको ले रहे हैं, ये अलग है। अभी हम केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस ये हमारे पास 3i हो जाएगा, सॉरी √3i हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 बचेगा। तो ये रियल नंबर तो नहीं है ना, रियल वैल्यू तो नहीं है, इमेजनरी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम केवल इसको ले सकते हैं, मतलब 6 - λ = 0, तो λ = 6, और ये केवल हमारे पास lambda is equal to 6 is only the real value for which the system of equation has non-zero solution। जब हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन का दिया गया है क्वेश्चन में ही, तो हम ये बोल सकते हैं कि लेमडा का वैल्यू हमारे पास 6 आया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। बेसिकली आज हमने दो क्वेश्चन भी किया और होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे हमारा होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आगे ये टॉपिक हमारा ये जो यूनिट है मैट्रिसेस अभी हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट बचा, एक टॉपिक बचा है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बाकी हमने सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं, तो आप उसको अच्छे से कंप्लीट करते रहिए, और आप हो सके तो आप BS अग्रवाल बुक से भी पढ़ते रहिए, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप यहाँ से अब सॉल्व कर सकते हैं।